हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारा जो हमने जो अपने एमसीक्यू का जो दौर स्टार्ट किया था, एमसीक्यू क्लास जो है भारतीय भूगोल, इससे आगे हम जो है ये नए हमारे क्वेश्चन हैं। कल हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका अच्छे से रिवीजन करें, इनको अच्छे से पढ़ें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का युगम है। हमें मालूम होना चाहिए कि नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो अपनी सीमा बनाते हैं। तो नेपाल के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं? उत्तराखंड बनाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बनाता है। उत्तर प्रदेश के बाद हम देखते हैं कि बिहार बनाता है। बिहार के साथ हम देखते हैं कि पश्चिम बंगाल, और इसके साथ कौन सा बनाता है? सिक्किम राज्य बनाता है। तो ध्यान रखेंगे कि नेपाल के जो पड़ोसी भारतीय राज्यों का जो युगम है, देखो असम राज्य जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, और उत्तर प्रदेश राज्य सीमा साझा करता है, लेकिन हरियाणा सीमा साझा नहीं करता है। भूटान जो है एक राज्य नहीं है, भूटान क्या है? अपना अपनी कंट्री है, जिसकी राजधानी क्या है? थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। और भारत और भूटान के बीच एक मित्रता जो है एक संधि हुई थी। वो कब हुई थी? 1949 में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। तो ध्यान रखेंगे कि नेपाल के जो पड़ोसी भारतीय राज्यों का जो युगम है वो क्या है? सिक्किम और बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्किम और बिहार। तो नेपाल के साथ जो भारत अपनी सीमा साझा करता है वो कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 1751 किलोमीटर की जो है भारत नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और भारत नेपाल के साथ अपनी ओपन बाउंड्री शेयर करता है, खुली सीमा बनाता है, ध्यान रखेंगे। और जो है भारत और नेपाल के बीच हम देखते हैं कि काला पानी एक क्षेत्र है जिसको लेकर क्या है? विवाद है भारत और नेपाल के बीच। और काला पानी क्षेत्र जो है ये काली नदी वाला क्षेत्र है, जिसको लेकर हमने पढ़ा था कि 1814 में 1814 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसे हम आंगल नेपाल युद्ध बोलते हैं। और यह युद्ध एक संधि के साथ समाप्त हुआ था, जो 1816 में एक संधि हुई थी, ट्रीटी हुई थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? संगोली की संधि। तो संगोली की जो संधि हुई थी, इसी संधि के साथ जो है हम पढ़ते हैं कि ये जो है आंगल नेपाल के जो बीच जो है एक एक सीमा निर्धारित की गई थी, जिसे हम काला पानी क्षेत्र बोलते हैं। इसी क्षेत्र को लेकर भारत और किसके बीच जो है? नेपाल के बीच विवाद है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। काठमांडू है। और इसी काठमांडू में हम पढ़ते हैं कि किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है यहाँ पर? सार्क का हेडक्वार्टर है, ध्यान रखेंगे। ये दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है सार्क, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में है। नेपाल में ही हम देखते हैं कि विश्व की हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। और इसे ही नेपाल में किसके नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि नेपाल के जो पड़ोसी राज्य हैं भारत के कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सर क्रीक के विषय में सही है? सर क्रीक एक रेखा है, ठीक है। सर क्रीक क्या है? एक एक विवादित क्षेत्र है जो कि गुजरात राज्य के अंदर है। और यह किस किस के बीच स्थित है? ये भारत और पाकिस्तान के जो है बीच एक सीमा भी निर्धारित करता है, गुजरात राज्य से। तो देखो पहला ऑप्शन है, ये गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच सीमा बनाता है। दूसरा ऑप्शन है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच झेलम नदी को विभाजित करने वाली एक काल्पनिक रेखा है। ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच ये झेलम नदी को जो है विभाजित करने वाला काल्पनिक रेखा नहीं है। और सर क्रीक गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। तो ये म्यांमार जो इसमें लिखा हुआ है, ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये क्या है? ये बंगाल की खाड़ी नहीं, यह बंगाल की खाड़ी में नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? ये खंबात की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। ये खंबात जो यहाँ पर जो खाड़ी है, यानी अरब सागर जो वाला हिस्सा है, ये कौन सा हिस्सा है? ये अरब सागर वाला हिस्सा, अरेबियन सी वाला जो हिस्सा है, अरब सागर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है कि ये सीमा बनाता है, किसी से भी सीमा बनाता है। ये भारत और जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच। और भारत का कौन सा प्रांत? गुजरात। और पाकिस्तान का कौन सा प्रांत है? सिंध प्रांत है। इनके बीच ये क्या बनाता है? एक सीमा बनाता है। तो इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद रहता है। यहीं पर देखेंगे हम कि 24 डिग्री अक्षांश रेखा भी है। और यही 24 डिग्री अक्षांश रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच क्या बनाती है? यहाँ पर इसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? डिस्प्यूट है, विवाद है। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है?
इसमें से हमें सबसे प्राचीनतम श्रेणी को हमें देखना है, जो हमारे 4 ऑप्शन है। हिमालय के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय को पढ़ते हैं, और ट्रांस हिमालय के बाद हम देखते हैं कि कौन सा हिमालय है, वृहद हिमालय है। कौन सा हिमालय आता है, वृहद हिमालय आता है। और वृहद हिमालय के बाद हम पढ़ते हैं कौन सा हिमालय आता है, मध्य हिमालय। क्या बोलते हैं इसे, मध्य हिमालय बोलते हैं। इसे हिमाचल हिमालय भी हम पढ़ते हैं। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम हिमाचल हिमालय भी पढ़ते हैं। इसे हम निम्न हिमालय भी पढ़ते हैं। और इसी के जस्ट नीचे हम पढ़ते हैं कौन सी श्रेणी आती है, शिवालिका श्रेणी। कौन सी श्रेणी है, तो शिवालिका श्रेणी को हम पढ़ते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। हरिद्वार, कोटद्वार, देहरादून, कोथरीदून, ये सब कौन सी श्रेणी पर स्थित है, शिवालिका श्रेणी पर स्थित है। तो ट्रांस हिमालय के बाद है वृहद हिमालय, वृहद हिमालय के बाद उत्पत्ति होती है मध्य हिमालय की, और उसके बाद उत्पत्ति होती है शिवालिका श्रेणी की। तो यदि हम यहाँ पर देखें तो सबसे प्राचीन हिमालय के रूप में तो ट्रांस आता है, और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर क्या आता है, वृहद हिमालय, और सबसे नवीनतम देखें तो हम क्या हो जाएगा, शिवालिका श्रेणी। लेकिन इसमें पूछा है कि जिसमें प्राचीनतम श्रेणी, तो देखो इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी हो जाएगी, वृहद हिमालय, ठीक है। वृहद हिमालय का विस्तार हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक पर्वत पड़ता है, नंगा पर्वत। ये इसका जो ये नंगा पर्वत है, ये पश्चिमी क्षेत्र में जो है इसकी सबसे जो है ये पश्चिम वाला स्थान है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में शिवरद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी भी है, और जिसका नाम क्या है, नामचा बरवा। क्या नाम है, नामचा बरवा इसका नाम है। तो ध्यान रखेंगे, नामचा बरवा इसका नाम है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। देखिए इसमें से जब हम पढ़ते हैं कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसको लेकर बच्चा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। देखो ये जो माउंट एवरेस्ट है, ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये नेपाल में स्थित है, तो ये भारत में नहीं है, लेकिन ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है वर्तमान में, 8,848.86 मीटर। ध्यान रखेंगे, इसकी जो वर्तमान हाइट है वो कितनी है, 8,848 पॉइंट जो है 86 मीटर। कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में विस्तारित है, और हम देखते हैं भारत का एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। कितनी हो जाएगी, 8,598 मीटर। गोडविन आस्टीन की जो ऊंचाई है, ये हम देखते हैं कि कराकोरम वाले क्षेत्र श्रेणी में आता है। इसे हम केटू के नाम से भी जानते हैं, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 8,611 मीटर हो जाएगी। नंदा देवी को हम देखते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, 7,816 मीटर। कितनी हो जाती है इसकी ऊंचाई, 7,816 मीटर। तो यदि हम भारत की बात करें तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी होगी, ये होगी, ये होगी केटू जो है, कौन सी होगी, केटू होगी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8,600। लेकिन यदि पूछे कि पूर्ण रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी, और उसके बाद हम देखते हैं कि कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये हम देखते हैं कि ये भारत में भी और तिब्बत क्षेत्र में भी विस्तारित है, ठीक है। तो कंचनजंगा की हाइट कितनी है, 8,598 मीटर है, और नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, 7,816 मीटर है। गोडविन आस्टीन की ऊंचाई कितनी है, 8,611 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको याद रखनी है, वर्तमान इसकी हाइट है, और इसे जो है नेपाल और चीन ने, दोनों ने देशों ने मिलकर इसको वेरीफाई किया। 8,848.86 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। और नेपाल में इसी को बोलते हैं सागरमाथा। क्या बोलते हैं इसे, सागरमाथा बोलते हैं। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें से हम पढ़ते हैं भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। तो भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का भी यदि हम बात करते हैं तो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाती है, अरावली श्रेणी। और अरावली श्रेणी को यदि हम देखें तो ये कैली डोनियन युग, कैलिडोनियन जो है एक एक कैलिडोनियन युग के अंदर इसको हम पढ़ते हैं। कैलिडोनियन युग में इसका विस्तार हुआ, और अवसादन और आच्छादन के कारण ये जो अरावली श्रेणी है ये धीरे धीरे क्या हो गई है, घिसकर छोटी हो गई है। और अरावली श्रेणी को यदि हम देखें तो अरावली श्रेणी पर एक माउंटेन पड़ता है, एक पर्वत पड़ता है, जिसका नाम क्या है, माउंट आबू पर्वत। क्या नाम है, माउंट आबू पर्वत यहीं पर पड़ता है, माउंट आबू पर्वत यहीं पर पड़ता है, माउंट आबू पर्वत। और इसी माउंट आबू पर्वत पर हम देखते हैं कि यहाँ पर माउंट आबू पर्वत की सबसे ऊंची चोटी भी है, जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर। क्या नाम हो जाएगा, गुरु शिखर जो है क्या हो जाएगी, इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और ये जो माउंट आबू की जो हाइट है ये कितनी हो जाएगी, 1722 मीटर, ठीक है। माउंट आबू की जो हाइट हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 1722 मीटर जो है क्या हो जाएगी, इसकी ये ऊंचाई पर स्थित हो जाएगा।
दूसरा है इसी माउंट आबू पर्वत पर यदि हम देखते हैं तो यहीं पर जो है आपको क्या मिलेंगे, दिलवाड़ा के जैन मंदिर यहीं पर देखने को मिलेंगे। ये 5 मंदिरों का समूह है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जिसमें सबसे पुराना मंदिर है वो कौन सा है, विमल शाह मंदिर। कौन सा मंदिर है, विमल शाह मंदिर है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्राचीनतम अरावली श्रेणी किन किन राज्यों के अंदर विस्तारित है, तो हम देखते हैं कि यह गुजरात राज्य में विस्तारित है, और गुजरात के साथ साथ यह राजस्थान में विस्तारित है, और राजस्थान के साथ हम देखते हैं कि हरियाणा में विस्तारित है, हरियाणा में, और हम देखते हैं कि हरियाणा के साथ साथ ये केंद्र शासित प्रदेश राज्य दिल्ली में विस्तारित है। और हम पढ़ते हैं कि दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, कौन सा भवन, राष्ट्रपति भवन, जो भारतीय राष्ट्रपति भवन है, यही राष्ट्रपति भवन हम देखते हैं कि अरावली श्रेणी में एक हिल्स यहाँ पर पड़ती है दिल्ली में, जिसे हम बोलते हैं रायसीना हिल्स। क्या बोलते हैं, रायसीना हिल्स बोलते हैं, और इसी रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे कि भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा हो जाएगा, अरावली श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, भारत की अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था, ध्यान रखेंगे अभी हमने पढ़ा है कि कैलिडोनियन युग में जो है इसका किसका जो है अरावली पर्वत का जो है क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है, और ये विश्व का क्या है, सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रेणी है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। माउंट आबू निर्मित है, तो देखो ये जो माउंट आबू निर्मित है, हम पढ़ते हैं कि माउंट आबू निर्मित प्री कैम्ब्रियन, जब हम काल को पढ़ेंगे, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल को जब हम पढ़ते हैं, प्री कैम्ब्रियन युग को जब हम पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये क्वार्जाइट जो है नीच चट्टानों से जो है इसका निर्माण हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जो है इसने अपने विस्तार को खो रहा है। यहाँ पर अवसादन और आच्छादन के कारण यह जो माउंट आबू पर्वत जो है घिस रहा है। तो हम देखते हैं कि इसका जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, नीच चट्टानों से हुआ है। कौन सी चट्टानों से हुआ है, नीच चट्टानों से हुआ है। और माउंट आबू पर्वत कौन सी पर्वत श्रृंखला पर है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ श्रेणियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित हैं। यानी हम देखते हैं कि इधर यदि हम पढ़ें तो सबसे ऊपर यदि हम देखें तो यहाँ पर देखते हैं कि एक पर्वत श्रृंखला विस्तारित है, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है यहाँ पर एक जो है इसका नाम है विंध्याचल पर्वत। क्या नाम है, विंध्याचल पर्वत यहाँ पर स्थित है, विंध्याचल पर्वत यहाँ पर स्थित है। और विंध्याचल पर्वत से नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है, और इसी रिवर को यदि हम देखें तो इसी रिवर का नाम है नर्मदा। क्या नाम हो जाएगा, नर्मदा। और नर्मदा से नीचे यदि हम देखते हैं, इसके दक्षिण में देखते हैं तो यहाँ पर एक जो है पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, एक पहाड़ी श्रेणी देखने को मिलेगी, जिसका नाम है सतपुड़ा। क्या नाम है, सतपुड़ा। और इसी सतपुड़ा के दक्षिण में हम देखते हैं तो यहाँ पर एक नदी फ्लो करती है, जिसका नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी, दोनों नदी जो है ये अपना मुहाना बनाती हैं, कहाँ पर बनाती हैं, अरब सागर के अंदर बनाती हैं। अरब सागर में इन दोनों नदियों का मुहाना है। तो ध्यान रखेंगे नर्मदा और तापी नदियों के बीच में जो स्थित है वो क्या है, ये सतपुड़ा श्रेणी है। कौन सी श्रेणी हो जाएगी, सतपुड़ा श्रेणी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो ध्यान रखेंगे धूपगढ़ चोटी जो स्थित है ये किसकी स्थित है, ये सतपुड़ा श्रेणी पर स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी जो हो जाएगी ये किसकी स्थित हो जाएगी, सतपुड़ा रेंज पर स्थित हो जाएगी। तो सतपुड़ा रेंज को हम पढ़ते हैं गुजरात में राजपीपला की पहाड़ियां हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में महादेव की पहाड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इसी महादेव की पहाड़ी पर हम देखते हैं कि एक नगर है पंचमढ़ी नगर। कौन सा नगर है, पंचमढ़ी नगर है। और इसी पंचमढ़ी नगर पर स्थित है धूपगढ़। क्या नाम है, धूपगढ़ जो है ये चोटी है, जो कि क्या है, ये सतपुड़ा रेंज की चोटी है। ठीक है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महादेव पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया है कि महादेव पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा रेंज है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, महादेव की पहाड़ियों के नाम से भी इनको जाना जाता है। गुजरात में राजपीपला के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो महादेव की पहाड़ियां हैं वो कौन से राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है। देखो जब हम अरावली श्रेणी को पढ़ते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि अरावली श्रेणी भारत में जो है गुजरात के अंदर फैली हुई है, और उसके बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा, और उसके बाद दिल्ली तक विस्तारित है। सतपुड़ा रेंज को हम पढ़ते हैं तो गुजरात राज्य, उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य, उसका कुछ श्रेणी जो है छत्तीसगढ़ राज्य तक जाता है। इसके बाद यदि हम सह्याद्री को पढ़ें तो सह्याद्री में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र वाला जो एरिया आता है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र आता है, इसके बाद कर्नाटक का क्षेत्र आता है, कर्नाटक के बाद हम देखते हैं कि किसका, केरल का क्षेत्र आता है, केरल तक ये विस्तारित है। ठीक है, सह्याद्री जो है, और प्लस में हम यहाँ तक पढ़ते हैं कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु वाला क्षेत्र भी हम इसमें पढ़ते हैं, तमिलनाडु।
लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है कि सिर्फ एक राज्य में विस्तारित है, तो कौन सा हो जाएगा, अजंता। कौन सा हो जाएगा, कौन सी पर्वत श्रृंखला, अजंता। और कहाँ पर विस्तारित है ये महाराष्ट्र में विस्तारित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र में विस्तारित है। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई, जो कि कौन सी नदी के किनारे है, मीठी नदी के किनारे बसा है। कौन सी नदी किनारे, यहाँ पर कौन सी नदी फ्लो करती है, मीठी नदी फ्लो करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। तो ध्यान रखेंगे कौन सी पहाड़ी हो जाएगी। तो हम पढ़ते हैं कि दक्षिण भारत के अंदर एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या है, नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियां क्या हो जाएंगे, नीलगिरी की पहाड़ियां। ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ता है और यह 3 राज्यों में विस्तारित है। कौन कौन से राज्य हैं, कर्नाटक राज्य, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। ये 3 राज्यों में विस्तारित है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। और ध्यान रखेंगे नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है ये क्या है, यह भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है जो कि 1986 में बना था। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला भारत का एक क्या है, ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है जिसको जो है 1986 ईस्वी में जो है इसको बनाया गया था। नीलगिरी पर्वतमाला, नील जो है किसके तहत, किसके लिए, यहाँ पर नील ताहार पाया जाता है। ठीक है, और ये पूर्वी घाट को किससे मिलाता है, पश्चिमी घाट से मिलाता है। तो नीलगिरी पर्वतमाला की यदि हम बात करते हैं तो तमिलनाडु के अंदर जब आप देखोगे एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है ऊटी। क्या नाम है, ऊटी। जो यहाँ पर हिल स्टेशन है, यही ऊटी हिल स्टेशन जो है किस पर स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। हम पढ़ते हैं कि नीलगिरी जो पर्वत श्रृंखला है इसके दक्षिण में हम पढ़ते हैं कि अन्नामलाई की पहाड़ियां स्थित हैं। और अन्नामलाई की पहाड़ी के दक्षिण में ही हम पढ़ते हैं कि कौन सी पहाड़ी स्थित है, यहाँ पर कार्डामम हिल्स स्थित है। कार्डामम हिल्स जो है जिन्हें हम इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, कौन सी पहाड़ी बोलते हैं, इलायची की पहाड़ी बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, पालनी की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं, तमिलनाडु के अंदर स्थित हैं। अन्नाईमुड़ी हम देखते हैं कि केरल में स्थित है। और शेवराय और जवादे की पहाड़ी हम देखते हैं कि तमिलनाडु राज्य के अंदर विस्तारित है। ठीक है, अगला है कि कार्डामम पहाड़ियां जिसकी सीमा पर स्थित हैं वे कौन कौन से राज्य हो जाएंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि नीलगिरी जो पर्वतमाला है इसकी दक्षिण में जो है अन्नामलाई, और अन्नामलाई के दक्षिण में कौन से हो जाता है, अन्नामलाई के दक्षिण में हम पढ़ते हैं कि कार्डामम हिल्स हैं। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ये जो कार्डामम हिल्स हैं ये 2 राज्यों के अंदर विस्तारित हैं, केरल और कौन सा, तमिलनाडु। और यहाँ पर जो ये स्था ये जो ये पहाड़ियां हैं ये किसके लिए जान जाती हैं, ये इलायची के लिए जान जाती हैं। किसके लिए जान जाती हैं, ये इलायची के लिए जान जाती हैं। ठीक है, इलायची की पैदावार यहीं पर होती है। केरल राज्य के हम अंदर पढ़ते हैं तो लोंग पहाड़ी केरल राज्य के अंदर मिलेगी आपको। कौन सी मिलेगी, लोंग पहाड़ी मिलेगी। केरल राज्य में अन्नामलाई पर आपको मिलेगा कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है, अन्नाईमुड़ी। क्या नाम है, अन्नाईमुड़ी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, यहीं पर आपको देखने को मिलेगी जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर। कितनी है इसकी, 2695 मीटर इसकी हाइट है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत के साथ साथ यह पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अभी हमने इसको पढ़ा है, इसको जो है ये कौन सी हो जाती है, अन्नाईमुड़ी हो जाएगी। ये केरल राज्य के अंदर विस्तारित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, ये अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। ध्यान रखेंगे ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 2695 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, धूपगढ़ हमने पढ़ा है कि अभी ये सतपुड़ा श्रेणी में है। महेंद्रगिरी को हम पढ़ते हैं कि ओडिशा क्षेत्र में स्थित है। और ये दोदा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये थे हमारे एमसीक्यू 30 क्वेश्चन जो हमने अभी तक कंप्लीट किए हैं। और इनसे अभी जो है बच्चों आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, बहुत कुछ एनालाइज किया होगा। ये सभी क्वेश्चन क्या हैं कि जो हमने टॉपिक को पढ़ा है उनको हम बेहतर बनाने के लिए एमसीक्यू लगाते हैं। और अपने आप को भी बेहतर बनाने के लिए हम जो है इन एमसीक्यू का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।